एक रहस्यमयी रात भाग एक। जरा सी देर हो जाएगी तो क्या होगा। घड़ी घड़ी ना उठाओ नजर घड़ी की तरफ। पढ़ाई से जब भी वक्त मिलता सौम्या यूं ही किताबों के पन्नों में खुद को समेट लेती थी। कविताओं से कुछ ज्यादा ही लगाव जो था उससे। ट्रेन का सफर, कविताओं की पंक्तियां और ऊपर से बारिश का मौसम, सब सौम्या के इस शौक को आज और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। सौम्या राठौड़, गुजरात के वापी शहर की एक राजपूत लड़की। परिवार में प्यारी सी मम्मा है जो सुबह शाम बस सबकी चिंता और उनके लिए खुशियां बटोरने में लगी रहती है, और पापा जो बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट पर अंदर से उतने ही नर्म। सौम्या तो अपने पापा की लाडली बेटी थी, और एंड में एक एंग्री यंग मैन, यानी कि सौम्या का भाई। उसका यह एंग्री यंग मैन वाला लुक सिर्फ बाकी सब के लिए था, अपनी बहन पर तो वो जान छिड़कता था। परिवार से मिलता हुआ ढेर सारा प्यार, पढ़ाई और उसकी कविताओं की किताब, बस इन्हीं सब के साथ जुड़ी हुई थी सौम्या की जिंदगी। पापा के सपने को अपना सपना बनाकर फाइनल एग्जाम्स में टॉप करके मुंबई के सबसे फेमस हॉस्पिटल RVK में इंटर्नशिप के लिए सौम्या ने आखिरकार स्कॉलरशिप हासिल कर ही ली। बस इसी सपने की ओर उसका पहला कदम था आज का ये सफ़र। देखते ही देखते सौम्या पहुंच जाती है सपनों के शहर में, यानी कि मुंबई। ट्रेन से उतरते ही वो देखती है कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी थी। लोग एक दूसरे को धक्का मारकर या भागकर किसी भी तरह से बस आगे निकालना चाहते थे। ये सब देखकर सौम्या की घबराहट और भी बढ़ गई कि तब, अरे नहीं, अरे सुनिए चोर, चोर हेल्प प्लीज, हमारा पास कोई हमारी हेल्प कर दीजिए। उसकी आवाज़ सुनते ही स्टेशन पर खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे, और देखते भी क्यों ना, एक अलग सा ही ठहराव था उसकी आवाज़ में। अरे बेटी, यह मुंबई है, यहाँ पर एक बार अगर कुछ चोरी हो जाता है तो वापस कभी नहीं मिलता। उसी भीड़ में से किसी ने आवाज़ लगाकर उससे कहा। सौम्या ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ चली गई। वहां पर कंप्लेंट की, पर वहां भी यही जवाब मिला कि मुंबई में अगर एक बार कुछ खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। बस में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ट्रेन की टिकट और कुछ पैसे थे, इसलिए वो भी घर जाना है मुनासिब समझती है और टैक्सी करके पापा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। अपनी बेटी के लिए पापा ने रहने का इंतजाम अपने जिगरी दोस्त शेखर के फ्लैट में करवा लिया था। सौम्या वहां पर पहुंचकर देखती है तो उनके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। शेखर अंकल की वाइफ रीना आंटी वहां पर शाम की पूजा कर रहे थे। घर में चारों तरफ शांति फैली हुई थी, मानो कि वहां कोई रहता ही ना हो। एक अजीब सा खिंचाव और तनाव महसूस हो रहा था वहां। सौम्या ने जाकर दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर रीना आंटी और शेखर अंकल दोनों की नज़र दरवाजे की तरफ गई। सौम्या को देखते ही दोनों दौड़ के उसके पास आए। सौम्या ने दोनों के पैर छुए। रीना आंटी ने तो उसे ऐसे गले लगा लिया जैसे वो उन्हीं की बेटी हो। शेखर अंकल और रीना आंटी दोनों ने ही उसका बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया, मगर पता नहीं क्यों सौम्या अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी वहां। फिर शायद सफ़र की थकान की वजह से ऐसा हो रहा हो, सोचकर वह वही चुपचाप बैठ जाती है। सफ़र कैसा रहा बच्चे, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रीना आंटी ने पानी देते हुए पूछा। पानी पीते हुए सौम्या की नज़रें घर के चारों तरफ घूम रही होती है। थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी उसे। शायद मम्मा पापा के बगैर पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, किसी अनजान शहर में, अनजान घर में, ये इसलिए ऐसा हो रहा हो। सोचकर वो खुद को संभालने की कोशिश करती हैं और कहती है, जी नहीं आंटी, सफ़र में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पर वो स्टेशन पर उतरते ही हमारा पर्स चोरी हो गया।
अरे कोई नहीं बच्चे, ये तो मुंबई है, यहाँ पर तो आए दिन चोरियां होती ही रहती है, पर तू बिल्कुल फिक्र मत कर, चल अब आराम कर ले, हमने तेरा फ्लैट कब से साफ करके रेडी रखा है। कहते हुए सौम्या अंकल सौम्या का बैग लेकर बिल्कुल उनके बगल वाले फ्लैट में जाते हैं और वहां रख आते हैं। सौम्या उन्हें जाते हुए देखती है। उसकी नज़र अभी तक घर के चारों तरफ घूम रही होती है। घर काफी साफ सुथरा था और बहुत शांत भी। शायद अंकल आंटी अकेले रहते हैं यहाँ पर, इसलिए इतना सन्नाटा है, सोचते हुए सौम्या रीना आंटी की तरफ देखती है। बच्चे तू जा आराम कर, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ, तब तक तुम चाहो तो फ्रेश हो जाओ, ठीक है। रीना आंटी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। सौम्या जवाब में सिर झुकाकर हाँ कहती है और अपने फ्लैट में जाती है। हल्की गुलाबी रंग की दीवारें, बीच में ब्राउन कलर के सोफे और टेबल, उनके ठीक सामने लगा हुआ टीवी और उसके पास वाले टेबल पर रखी हुई थी कुछ खूबसूरत मूर्तियां। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा और वही रखे हुए थे कुछ प्यारे से पौधे, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो वो मुस्कुरा रहे हो। कमरे की खूबसूरती और सजावट देखकर सौम्या की थकान मानो गायब ही हो गई। वो बैग वहीं सोफे पर रखकर पूरे घर में घूमने लगती है और हर एक चीज को बड़ी उत्साह के साथ देखने लगती है। हॉल से सीधा अंदर जाने पर सामने था बेडरूम और उसके बिल्कुल बगल में था किचन। बेडरूम में भी हर एक चीज बहुत सलीके से रखी हुई थी। किचन की खिड़की से दूर तक दिख रहे थे हरे हरे पेड़ और खुला आसमान। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर माँ ने इस किचन को देख लिया ना तो वो तो यहीं पर बस जाए, अपने आप से कहते हुए सौम्या हंस पड़ी। इस प्यारी सी मुस्कान के साथ ही उसकी आंखों में एक नमी से छा गई। वो तुरंत ही हॉल की तरफ गई, अपने बैग से मोबाइल निकाला और हेलो मम्मा, सौम्या आगे कुछ बोलो उससे पहले ही। हाँ बेटा, तुम पहुंच गई ना, हम तुम्हारे ही फ़ोन की राह देख रहे थे। इतनी देर क्यों हो गई कॉल करने में, और सफ़र कैसा रहा तुम्हारा? शेखर अंकल और रीना आंटी से मिली कि नहीं, कैसे हैं वो लोग? और अपना घर देखा तुमने? कॉल रिसीव करते ही सौम्या की माँ ने तो जैसे सवालों की फुहार ही बरसा दी। अरे रुको रुको रुको, मुझे बोलने तो दो मम्मा, मैं मुंबई बिल्कुल सही सलामत पहुंच गई हूँ। शेखर अंकल और रीना आंटी दोनों से भी मिल लिया। पापा से कहना वह दोनों बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मेरा वेलकम किया मम्मा, और ये घर, इसकी तो बात ही मत पूछो, बहुत बहुत प्यारा है। पापा कैसे हैं, वो ठीक है ना? उनसे कहना कि मेरी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं यहाँ ठीक हूँ और हाँ खुश भी। माँ से बात करके अब उसका मन कुछ हल्का हुआ। मोबाइल टेबल पर रख कर सौम्या पर जैसे ही खड़ी हुई कि जोर से एक आवाज आई, धड़ाम, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मगर फिर शायद हवा की वजह से होगा, ऐसा सोचकर वो नहाने चली जाती है। सौम्या नहाकर अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए बाहर आती हैं और उसकी नज़रें तेजी से घर के चारों तरफ घूमने लगती है। कोई है क्या यहाँ? रीना आंटी आप है क्या? किसी के आसपास होने के एहसास और थोड़ी सी घबराहट के साथ सौम्या बोली, पर कोई जवाब नहीं आया। वो सोच ही रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्यों उसे हर वक्त किसी के आसपास होने का एहसास हो रहा है कि तभी टेबल पर रखे चाय और नाश्ते की डिश पर उसकी नज़र पड़ी। शायद आंटी वहां रखकर गई होगी, ऐसा सोचकर वो चाय का कप हाथ में लेती है और बारिश में अपने आसपास के नज़ारे को खिड़की से झांक कर देखने लगी। सफ़ेद सलवार, लाल दुपट्टा और उसके लंबे गीले बाल उसे बहुत आकर्षक बना रहे थे। माथे पर छोटी सी काली बिंदी, उसकी हल्की हल्की सी मुस्कान और उस मुस्कान को नज़र से बचाने के लिए होठों के बिल्कुल पास एक छोटा सा तिल,
पैरों में पायल की मधुर आवाज उसके नाजुक कदमों का एहसास दिला रही थी। उसकी ये सादगी मानो किसी के भी दिल में जगह बना ले। सौम्या अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में कविताओं की किताब लेकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो अपनी कविताओं में इतनी खो जाती है कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता कि वहाँ कोई था जो कब से उसकी खूबसूरती को निहार रहा था या शायद नजर लगा रहा था। क्या सच में वहाँ कोई था, और अगर हाँ तो कौन? कोष्टक। इसके आगे की कहानी आपको 2 पार्ट में मिलेगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।